हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और क्लास 6 की जो हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो जिनने भी वो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल में, तो उसमें जाके आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री की जो क्लास 6 की एनसीईआरटी उसको देख लें जरूर। उसके बाद तो हम लोग अपने चैप्टर 4 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोगों को मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगलों के बारे में चीजें पता चलेंगी। ठीक, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो हिस्ट्री है उसको एक कहानी की तरह इसको समझना है। कहानी की तरह इसको समझना है, सुनना है। ठीक, उसी तरीके से ये कहानी के तौर पे अगर इसको पढ़ेंगे तभी चीजें जो है रिलेट कर पाएंगे और समझ में भी आएंगी। अगर इसमें फैक्ट बहुत ज्यादा है, वो फैक्ट अगर रटने बैठेंगे तो वो चीजें याद नहीं हो पाएंगी। इसलिए इसकी कहानी को समझने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। यही हिस्ट्री पढ़ने का एक आसान तरीका है। ठीक, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। ठीक, अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। ठीक, यानी मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की है और उस कार्य को पूरा भी किया है, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी कि 17वीं शताब्दी तक जो है संपूर्ण महाद्वीप पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यानी कि जो भी उनने शासन से संबंधी जो भी चीजें बनाई, लागू करी, वो उनके पतन के बाद, मतलब जब वो लोग नहीं रहे तब भी वो चीजें टिकी रहीं। यह एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सकें। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान, ठीक, दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं लाल किला किसने बनाया था, मुगलों ने ही बनवाया था। तो वही यहाँ पे बताया गया है, यह है हमारा प्यारा लाल किला। ठीक, यहाँ से प्रधानमंत्री जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन संबोधन करते हैं, ठीक, राष्ट्र को। आगे हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं मुगल कौन थे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा मुगल कौन थे। और तो ये बहुत ही ध्यान से आपको समझना है और सुनना है। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। ठीक, किसके? दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई थी। ठीक, चंगेज खान जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 1227 में हुई थी, के उत्तराधिकारी थे। माता की ओर से थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से अगर देखें तो वे ईरान, इराक व एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, ठीक, तैमूर जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। ठीक, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। पिता की ओर से वो तैमूर के जो वंशज थे और माता की ओर से वो चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे। आगे देखें। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थीं। यानी कि चंगेज खान ने जो जो है सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार किया था, यानी कि मारा था। ठीक, तो स्मृतियां मतलब उसकी जो यादें थी, जो भी चीजें थी, वो चंगेज खां की इस तरीके से लोग उसको जानते थे। तो मुगल इस तरीके से अपने आप को नहीं जानना चाहते थे कि हम उनके वो वंशज हैं। ठीक, तो वही यहाँ बताया गया है। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उजबेगों से भी संबंधित थी। ठीक, मुगलों के प्रतियोगियों उजबेगों, ठीक, से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। यानी जो मुगल थे वो तैमूर का वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किसने? तैमूर ने। आगे देखें। तैमूर उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र। 1702 से 1712 के मध्य में तैमूर है। ठीक, इसमें अगर देखें तो मध्य में तैमूर है। इस चित्र की बात की गई है, चित्र नंबर 2। ठीक, तो ये हमारा चित्र नंबर 2 है। ये है मध्य में तैमूर और इसके दाहिने ओर उसका पुत्र मीरन शाह। ठीक, दाहिने ओर मीरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का
लकड़ दादा था और उसके बाद अबू सैद यानी बाबर के दादा, ठीक। और तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, बाबर के परदादा, ठीक। बाबर के परदादा कौन? सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। और उमर शेख बाबर के पिता। बाबर के पिता का नाम क्या है? उमर शेख। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। उसकी दाईं ओर उसी क्रम से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं, ठीक। इस तरीके से इस चित्र में दिखाया गया है। अब ये देखें, क्या यह चित्र दिखाता है कि मुगल राजत्व का दावा जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में करते थे, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। किसने? जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, मानपूर्वक 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किसने? तैमूर ने। तो उसी के बारे में बताया कि उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। कौन सा? 2 में है, इसमें है, इसमें बताया गया है, ठीक। आगे देखें। प्रथम मुगल शासक बाबर, इसमें क्या है? मुगल सैन्य अभियान। इसमें हम लोग देखते हैं, प्रथम मुगल शासक बाबर, जो कि 1526 से 1530 तक का उसका शासनकाल रहा, ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, ठीक। मुगल शासक बाबर ने कब? 1494 में फरगाना, ठीक, फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, मतलब उसको फरगाना राज्य का जो है गद्दी मिली। तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी, यानी कि 12 वर्ष की उम्र में उसको एक जो है गद्दी मिल गई थी, एक राज्य मिल गया था, फरगाना। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया, ठीक। कब किया? 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, ठीक। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का जो आखिरी जो शासक था इब्राहिम लोदी, उसको पानीपत में हरा दिया था, ठीक। यानी कि ये पानीपत का कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध था ये। और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया, यानी कि लोदी जो लोदी वंश का जो आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, उसको हरा के जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, ठीक। तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा थे। मुगलों और अहोम, ठीक। कौन? अहोम। अध्याय 7 में इसके बारे में पढ़ेंगे। सिखों सिखों के बारे में हम लोग अध्याय 8 में देखेंगे, अध्याय 8 और 10 में देखेंगे। एवं मेवाड़ और मारवाड़, इसके बारे में हम लोग 9 में पढ़ेंगे। के संबंधों पर भी गौर करें। सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया, ठीक। ये चित्र नंबर 4 है। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया, यानी पानीपत की वही पहली लड़ाई जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, ठीक। तो देखिए, इस प्रकार से तोपों का इस्तेमाल हुआ था। तो पहली बार तोपों का इस्तेमाल पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था, जो कि बाबर ने किया था, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखें। ये जो तालिका है जिसके बारे में अभी बताया, तालिका बंदी दी गई है, मुगल सम्राट, प्रमुख अभियान और घटनाएं। देखिए, बाबर 1526 से 1530 तक इसने जो है शासन किया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया, ठीक। यानी 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया, फिर 27 में खानवा में राणा सांगा से युद्ध हुआ तो उसको हराया। उसके बाद 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया, ठीक। यानी 26, 27, 28 लगातार 3 युद्ध हुए हैं। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया, ठीक। किसने? बाबर ने। आगे आगे देखते हैं। हुमायूं। हुमायूं कौन था? बाबर का जो है वो था, लड़का था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया, ठीक। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा में, शेर खान मतलब वही शेरशाह सूरी, ठीक। 1539 में चौसा में, ठीक। और 1540 में कन्नौज में, ठीक। तो 2 बार हराया है। कब? 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया, यानी कि हुमायूं को जब शेर खान ने हराया है तब वो ईरान की ओर भागा है।
ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा किया। ठीक, यानी कि 1540 में वो भाग गया कन्नौज से आने के बाद। उसके बाद ये 1555 में आया, इसलिए यहाँ पे दो इसके कार्यकाल दिए हैं, 1530-40 और 55-56। ठीक, पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो इमारत में ही दुर्घटना से उसकी गिरने से मौत हो गई थी। आगे देखें अकबर के बारे में। अकबर कौन है? ये हुमायूं का बेटा। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, पहला है 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उजबेगों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। ठीक, 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। ठीक, इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं भाई, अभी आपको इतना फैक्ट में ध्यान नहीं देना है, जितना आपको फैक्ट याद रहे उतना ठीक है, लेकिन आपको कहानी पे ध्यान देना है। ठीक है, चल क्या रहा है, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक, कहानी पे आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। ठीक, इसको काबुल को भी मिला लिया किसने? अकबर ने अपने राज्य में। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। ठीक, यानी कि दक्कन में अभियान हुए, यानी कि दक्कन कहाँ पे? थोड़ा दक्षिण भारत साइड में है दक्कन। ठीक, ये हमारा भारत है इस तरीके से अगर देखें। ठीक है, ये भारत तो यहाँ पे हमारा दक्कन है, तो इस साइड अभियान शुरू हुए, यानी कि दक्षिण की तरफ। और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। आगे देखें, अब देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। यानी कौन? मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह। अमर सिंह कौन थे? मेवाड़ के शासक थे। मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया। ठीक, यानी कि जो खुर्रम जो नाम है वो किसका है? शाहजहां का है। शाहजहां मतलब जहांगीर का बेटा। और जहांगीर किसका था? अकबर का बेटा था। शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। अब देखते हैं शाहजहां के बारे में। 1627 से 1658 तक इनका शासनकाल रहा। जहांगीर का 1605 से 1627। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। कहाँ पे? दक्कन में। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया, वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार में सफाविदों के हाथ में चला गया। कांधार जो है सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया। बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 से 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। ठीक, औरंगजेब कौन था? शाहजहां का बेटा था। और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। ठीक, आगे देखें अब औरंगजेब, ये कब तक? ये 1658 से 1707 तक। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। ठीक, उत्तर पूर्व मतलब भारत का नॉर्थ और वेस्ट साइड। ठीक, नॉर्थ और ईस्ट साइड। ठीक, इस तरफ का साइड नॉर्थ ईस्ट ये। ठीक, परंतु
उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। किसने? अहोमों ने। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई, ठीक, यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। ठीक, यानी कि औरंगजेब ने कैद कर लिया और शिवाजी जो है कैद खाने से जो है भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1685 में बीजापुर को मिलाया और 1687 में गोलकुंडा को मिलाया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रारंभ किया। मराठे किस प्रकार की पद्धति का उपयोग कर रहे थे? छापामार पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति। ठीक, प्रबंध स्वयं के विरुद्ध प्रबंध का अभियान का प्रबंध जो है स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। आगे देखें, यहाँ पे दिया हुआ है मैप। ठीक, इस मैप को आपको ध्यान से समझना है। यह है हमारा इतना जो क्षेत्र है, ये उत्तर भारत है। ठीक, ये हो गया हमारा दक्षिण भारत, यहाँ पे हमारा दक्कन। ये है हमारा काबुल जो कि अफगानिस्तान में, और ये भी कांधार भी अफगानिस्तान में। ठीक, ये है हमारा पानीपत का क्षेत्र जो कि दिल्ली के पास है। ये आप देख सकते हैं, ये पानीपत, ये है दिल्ली। तो पानीपत कहाँ पे? दिल्ली के पास है। और देखें तो ये यहाँ पे रहा कश्मीर, और ये है हमारा अजमेर और चित्तौड़, ठीक, जो कि राजस्थान में। ये रहा हमारा रणथंभौर, मालवा। ठीक, इसमें क्या दिखा गया? अकबर का शासन 1605 में। ठीक, तो यहाँ पे था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखा, अधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। ठीक, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोहों से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद? ठीक, आगे देखें, राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कच्छवा की राजकुमारी थी, वह अंबर यानी वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। यानी कि जो है राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां हुई हैं। ठीक, आगे देखें, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध के बारे में इसमें पता चलेगा। आगे देखें, तालिका 1 को फिर से देखें। आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। आगे देखें, सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी कि वतन, ठीक, जागीरें मतलब वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। ठीक, जो मुगल थे वो भारत के अनेक शासकों, जो भारत के कई शासक थे, उन पे और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 देखें। गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का
क्या परिणाम हुआ। आगे हम लोग देखते हैं मनसबदार और जागीरदार। ये जो तालिका बना है ये आपको एक बार देख लेनी है, ठीक। मनसबदार और जागीरदार के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया, ठीक। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की यानी कि तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह, ठीक, मनसबदार कहलाए, ठीक। ये आपको ध्यान देना है, मनसबदार कौन थे। मुगलों की जो सेना में आने वाले जो नौकरशाह थे वह मनसबदार थे, ठीक। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या अथवा पद मिलता था, ठीक। मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत मिलती थी या कोई पद मिलता था तो उसको मनसब कहते थे। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए नंबर 1 पद, नंबर 2 वेतन एवं नंबर 3 सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, ठीक। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। किसकी? जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था, ठीक। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे, ठीक है। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, ठीक। ये जो मनसबदार हैं इनको जो अपना वेतन मिलता था वो राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि जो थी उसके रूप में पाते थे। जो राजस्व जो जो टैक्स था भूमि से जो मिलता था वो उनका वेतन था, जिन्हें जागीर कहते थे, ठीक। तो जागीर किसे कहते हैं समझ गए। और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, ठीक। इक्ता क्या? इक्ता भी एक व्यवस्था थी, कर व्यवस्था थी। जो इक्ता एक भूमि का ही जो पाड़ था उसको इक्ता बोलते थे, ठीक। तो इक्ता के ही समान थी कौन? जागीर। परंतु आगे देखें, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे, ठीक। आगे हम लोग ये चीज इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये जात की श्रेणियां, 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था, ठीक। 5000 जात वाले अभिजातों का जो दर्जा था वो 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ तक हो गया था। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, ठीक। किनके पास? जो मनसबदार थे। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे, यानी कि किसी और भाग में कार्य करते थे, सेवा देते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, ठीक। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आगे देखा, ये देखता है, ये जो चित्र 5 है अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर, ठीक। यहाँ पे ये है चित्र 6। इसमें क्या है? शाहजहां एक राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए नंबर 1 और नंबर 2 पे है एक
कर अधिकारी, जो टैक्स का जो अधिकारी होता है, जब जो जमा करता है, गरीब किसानों को सजा देते हुए, ठीक, ये जो है, ये देखिए इसको सजा दे रहा है और ये जो है इससे रिश्वत ले रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं। आगे जब्त और जमींदार, इसके बारे में समझते हैं, ये क्या है। ठीक, मुगलों की आमदनी, यानी कि मुगलों का जो जो उनका जो वो होता था, कमाई होती थी। ठीक, तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, यानी कि किसान जो फसल वगैरह वो उगाते थे, ठीक है, तो उनसे जो टैक्स मिलता था वो उनकी आमदनी थी। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों, यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। ठीक, इसके लिए स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर कोई सरदार हो, सबके लिए जमींदार का प्रयोग होता था। वो कौन थे? मध्यस्थ थे। मध्यस्थ मतलब किसानों से राजस्व लिया और जाके उनको, मुगल को जो वो होता था, शासक होता था, वहां पे उनको दे दिया। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, ठीक है, ये याद रखना, अकबर का मंत्री था, राजस्व मंत्री था टोडरमल, ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए, यानी कि 1570 से 1580 के दौरान कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। किसने? टोडरमल ने किया। ठीक है, किसका था? अकबर का राजस्व मंत्री था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर, यानी कि राजस्व निश्चित कर दिया। ठीक, प्रत्येक सूबे, यानी कि प्रांत, यानी कि जो सूबा था, सूबा क्या था? प्रांत था, प्रांत को सूबा बोलते थे। तो प्रत्येक सूबे यानी कि प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। ठीक, तो जब्त किसे कहा गया, ये आपको समझ में आ गया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। ठीक, कहाँ पे संभव नहीं हो पाया? गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जात के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। कब से? 17वीं शताब्दी के आखिरी से। ठीक, आगे हम लोग देखें अकबरनामा और आईने अकबरी, इसके बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को, ठीक, तो ये कौन था? अबुल फजल कौन था? दरबारी था अकबर का और करीबी मित्र भी था। अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और शीर्षक है, और इसका शीर्षक है अकबरनामा। ठीक, तो अकबरनामा के नाम से उसका इतिहास लिख दिया उसने, अकबर के शासनकाल का। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। ठीक, तो तीसरी जिल्द कौन सी? आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। ठीक, ये क्या है? ये इसका रोचक आयाम है, यानी कि इसकी मुख्य बात ही आईने अकबरी की ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? वो अबुल फजल के द्वारा। ठीक, और शीर्षक क्या है? एक जो 3 जिल्द है और इसका शीर्षक अकबरनामा लिखा पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरे में शासनकाल की घटनाओं का विवरण, और तीसरी जिल्द जो है वो है आईने अकबरी। ठीक, तो ये है चित्र 7। इसमें आप देख सकते हैं कि अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। ठीक, तो ये है अकबर और ये है अबुल फजल। ठीक, अबुल फजल। आगे देखें अकबर की नीतियां नजदीक से एक नजर। ठीक, तो अकबर की नीतियों के बारे में इसमें समझते हैं। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, ठीक,
अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहते थे। ठीक, तो जो प्रांत थे उनको क्या कहते थे? सूबा। यानी कि जो साम्राज्य था वो कई, मतलब ये एक साम्राज्य है। ठीक, ये अगर मान लें एक साम्राज्य है, ये इतना पूरा भाग। ठीक, तो ये भी कई भागों में डिवाइड था ऐसे। ठीक, तो ऐसे मान लो कई भागों में डिवाइड था, जिसको क्या कहते थे? सूबा कहते थे। और सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था। प्रांत मतलब सूबा, तो यहाँ पे एक वित्तीय अधिकारी, इसका एक वित्तीय अधिकारी, इसका एक वित्तीय अधिकारी। ठीक, ये यही है जो तीन भागों में बटा है। ठीक, ये और ये अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। ठीक, तो इसको अधिकारियों को, प्रांतों के अधिकारियों को क्या कहते थे? दीवान कहते थे। ठीक, ये हो गया आपके दीवान। आगे देखें, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी। बख्शी कौन था? सैनिक वेतनाधिकारी। ठीक, वेतन अधिकारी होता था सैनिक। ठीक, सदर। ठीक, तो ये कौन है? बख्शी, जो कि होता था सैनिक वेतन अधिकारी। सदर, सदर कौन था? सदर था धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था। कौन? सदर। उसके बाद फौजदार। फौजदार कौन था? ये था सेना नायक। ठीक, फौजदार कौन था? सेना नायक था, सेना का नायक। और कोतवाल, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। ठीक, कौन? कोतवाल। तो ये हमारे हो गए अधिकारी के बारे में। आगे देखा, जहांगीर के दरबार और नूरजहां का प्रभाव। जहांगीर के, कौन है? जहांगीर। जहांगीर के दरबार और नूरजहां का प्रभाव, इसके बारे में समझते हैं। ये क्या है, इसकी कहानी देखते हैं। मेहरुन्निसा। ठीक, मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। ठीक, तो जहांगीर की वाइफ कौन? मेहरुन्निसा। और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक, तो नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए थे, ये आपको याद रखना है, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। ठीक, यह वाक्य था। उसके बाद बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी कि फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक, तो ये नूरजहां का फरमान है, ये आप देख सकते हैं। आगे देखें, मतान्धता। ठीक, ये क्या है? ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, इसको बोलते हैं मतान्धता। ठीक, बिना कोई सवाल जवाब किए उसको स्वीकार कर लेना, वो है मतान्धता। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जरदुस धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता, ठीक, मतान्धता के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना, सुलह कुल का मतलब क्या है? सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु ये क्या थी? ये एक धारणा थी, सुलह कुल जो धारणा थी। ठीक, अपितु आगे देखें, इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। ठीक, अब इसको देखते हैं, जिसे चित्र नंबर 9, इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए। तो ये है अकबर और ये है जो है विद्वान बैठे हुए हैं, एक ये है, एक ये इस तरीके से बैठे हुए हैं और इनसे चर्चा कर रहे हैं। आगे देखें,
अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। ठीक, किसने? अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। किसने मदद की? अबुल फजल ने। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि अकबर के बेटे थे जहांगीर, तो जहांगीर ने भी अपनाया, और जहांगीर के बेटे थे शाहजहां, तो शाहजहां ने भी अपनाया इसको। अब देखते हैं सुलह कुल के बारे में। ठीक, अकबर के सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ठीक, तो अकबर की कुल जो सुलह कुल की जो नीति थी उसका वर्णन किया जहांगीर ने। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे, ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल, ठीक, सुलह कुल मतलब सार्वत्रिक शांति के सिद्धांत का पालन किया। ठीक, तो सुलह कुल का मतलब जो था कि किसी के साथ जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी के धर्म का विरोध नहीं करना है, सब आपस में मिलजुल के एक साथ रहना है। आगे 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, कहानी हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ध्यान से आपको समझना। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता है। किसने बताया? विदेशी यात्रियों ने गुणगान किया। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6%, ठीक, 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजों को हम लोग 10वें अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखते हैं राजा और रानियों के बारे में। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल है। उसके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। ठीक है, उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। आपको देखना है इराक और बगदाद कहाँ पे है मैप में। ठीक है, मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। ठीक, तो आपको मैप में देखना है कि ये मोरक्को कहाँ पे है। ठीक, सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर। ठीक, तो ये जितनी भी चीजें आ रही है आपको मैप में देखती रहनी है, तभी अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो आपको मैप एटलस वगैरह लेके बैठना है। भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन, ठीक, स्पेन देख लो कहाँ पे है, के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। अब आपको देखना है पुर्तगाल कहाँ पे है। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया। ठीक, यानी कि अल कानूनी मतलब क्या है? विधि निर्माता खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था
कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो ताकि किसानों को बेकार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाइए। इंग्लैंड के शासक रानी एलिजाबेथ, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास, ठीक, इनका शासनकाल ये है। और इनसे कहीं ज्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ, ठीक, कौन रूसी शासक था? जार इवान चतुर्थ बेसिलयेविच, ठीक, पूरा नाम ये है, रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलयेविच, ये इनका शासनकाल है 1530 से 1584, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है। कुख्यात का मतलब है कि बहुत ही एक होता है ना, एक विख्यात, विख्यात मतलब एक किसी अच्छे कामों के लिए कोई प्रसिद्ध है, कुख्यात मतलब बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। कौन? रूसी शासक जार इवान, ठीक, तो ये आपको याद रखना है, इवान दी टेरिबल नाम से उसको कुख्यात है, मतलब कि बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म, जो हमारा फोर्थ चैप्टर। तो ये वाला चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो कि है मुगल साम्राज्य। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, यानी कि फिफ्थ चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।